आज है हमारी कहानी संतोष कुमार द्वारा लिखित मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 20। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आरव अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। जब रिद्धिमा को यह बात पता चली तो वह परेशान हो गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं प्रशांत उसके साथ कुछ गलत न कर दे। और जब शाम के 5 बजे तक भी आरव घर नहीं आया तो उसने अपने भाई आरव को फोन किया और उसका अंदेशा सही हो गया। फोन आरव ने नहीं बल्कि प्रशांत ने उठाया। अब आगे। प्रशांत की आवाज सुनकर रिद्धिमा घबरा गई थी। ऊपर से उसने यह भी कहा कि वह उसके घर की सारी खबरें रखता है। उसे यह भी पता था कि निमेश अपनी बुआ के घर गया है, इसीलिए अगर वह चाहती है कि किसी को नुकसान न पहुंचे तो प्रशांत से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा का रहा सहा चैन भी चला गया। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे पर कार के रुकने की आवाज आई थी, पर रिद्धिमा की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकले। और जब आरव हंसते हुए घर में दाखिल हुआ तब वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी और मन बना रही थी कि जब प्रशांत के मम्मी पापा आएंगे तब वह हाँ में जवाब दे देगी। उधर रात के 10 बजे थे। प्रशांत अपने घर में अपनी दादी माँ के साथ बैठा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर नौकरानी एक साइड खड़ी थी। प्रशांत के मम्मी पापा क्लब से वापस नहीं आए थे, इसीलिए प्रशांत का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा था कि आज उसके मम्मी पापा को रिद्धिमा के घर जाने के लिए कहेगा, पर रात के 10 बजे तक वे दोनों घर से बाहर ही थे। दादी माँ के समझाने और दिलासा देने पर कि कल दिल में वे दोनों को उसके रिश्ते के लिए भेजेंगे, तब प्रशांत ने खाना शुरू कर दिया। जब दोनों खाकर उठ रहे थे तब प्रशांत के मम्मी पापा घर आए। वह उनसे कुछ कहना चाहता था पर दोनों ही नशे में थे। उनके लिए पार्टी से पीकर आना कोई नई बात नहीं थी। हाई सोसाइटी में मूव करने के सारे तरीके आजमाते थे उसके मम्मी पापा, पर प्रशांत चाहे कितना भी दुखी हो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था कभी भी। वह अपने कमरे में आ गया और कल के बारे में सोचते हुए सो गया। इधर 10:30 बजे तक रिद्धिमा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। निमेश भी अपनी बुआ के यहाँ से नहीं आया था। प्रशांत का फोन भी नहीं आया था और ना ही उसके मम्मी पापा घर आए थे रिश्ता लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर खुशी महसूस करे या नहीं। बहुत देर बाद नींद आई थी उसे, फिर भी सवेरे ही नींद खुल गई। आजकल हल्की सी आहट पर भी चौंक जाती थी रिद्धिमा। हर आहट पर हृदय तेज गति से धड़कने लगता था। आज पंडित जी घर आने वाले थे, इसीलिए कोमल जी सात्विक भोजन बनाने में लगी थी और थोड़ा सा डर भी था उनके मन में। सगाई की डेट रखी जा चुकी थी, पर निमेश की दादी जी ने रिद्धिमा और निमेश की कुंडली मिलाने के बाद ही रिश्ता करने के लिए कहा था। निमेश और उसके घर के लोगों को इस बात में कोई आपत्ति महसूस नहीं हुई। सुरेंद्र जी इस बात के सख्त खिलाफ थे, पर क्या कर सकते थे। आज ही हमारे देश में लड़के वालों की मर्जी को मानना ही पड़ता है। तो पंडित जी आने वाले हैं और पंडित जी के साथ गांव से दादी जी भी स्वयं चलकर आ रही है, इसीलिए रिद्धिमा ने आज साड़ी पहनी है और सिर पर आंचल भी रखा है।
खैर, रिद्धिमा को यह सब करना अच्छा भी लग रहा था। उसे तो ऐसे ही बातें पसंद है। पर दादी जी तो ज़्यादा ही रूढ़िवादी सोच रखती है। रिद्धिमा जब उनके पाँव छूती है तो निमेश की मम्मी कहती है कि 7 बार पाँव छुओ, तब आशीर्वाद देगी दादी। और रिद्धिमा ने उनकी बात मानकर ऐसा ही किया। तब वह खुश हो गई और अपने साथ बिठाकर प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए रिद्धिमा के हाथ से बने खाना खाने की फरमाइश की। इसीलिए रिद्धिमा उनके पसंद का खाना बनाती है। सबने खाने की बहुत तारीफ की। दादी जी ने भी दिल से आशीर्वाद दिया। पूरा दिन इन सब बातों में कब बीत गया पता ही नहीं चला। निमेश की दादी और मम्मी बहुत खुश होकर गई थी। जूही और निकिता भी सुबह से आई हुई थी, लेकिन वह दोनों अभी भी रिद्धिमा के पास ही रुकी हुई थी। तीनों छत पर टहलती हुई बातचीत कर रही थी, पर रिद्धिमा बहुत ही कम बोल रही थी और वह किसी सोच में डूबी हुई लग रही थी। जूही ने उसे कुछ पूछना चाहा कि निकिता की मम्मी का फोन आ गया। उन्होंने उसे घर आने के लिए कहा, इसीलिए वह चली गई। तब जूही ने फिर से पूछा, रिद्धिमा क्या बात है? तुम कम तो हमेशा से बोलती हो, पर ऐसे उदास तो कभी नहीं रहती। कुछ तो बताओ। देखो, बोलने से दिल का बोझ हल्का होता है और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी। जानती हूँ जूही। तो फिर बताओ मुझे पता है कोई ना कोई तो बात ज़रूर है। फिर रिद्धिमा छत के फर्श पर बैठी चली गई तो जूही भी उसके पास ही बैठ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, चलो पूरी बात बताओ, क्या परेशानी है? फिर रिद्धिमा ने शुरू से सारी बात बताई। प्रशांत का रोज रात में फोन करके परेशान करना, उसका नमित का एक्सीडेंट करवाना और फिर उस रिश्ते का टूटना, फिर आरव के बस का खराब होना और प्रशांत का मदद करना, और फिर से धमकी देना कि निमेश के साथ शादी के लिए मना कर दो, वरना निमेश या फिर आरव के साथ कुछ भी हो सकता है। अब तुम ही बताओ जूही, तुम लोग तो कहती थी ना कि मैं बिल्कुल बहन जी लगती हूँ। मुझे नए जमाने के हिसाब से पहनना ओढ़ना चाहिए, ऐसे में बैकवर्ड लगती हूँ। तो ऐसे हुलिये में कोई मुझे कैसे पसंद करेगा? कोई मुझे पसंद कर ही नहीं सकता। फिर आखिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है, बताओ। यार, तू इतना कुछ अकेली झेलती रही, बर्दाश्त करती रही, हमें से किसी को कुछ नहीं बताया, पर तुमने अंकल आंटी को क्यों नहीं बताया? यार, सब कुछ इतना अचानक और एक के बाद एक घटता गया। जूही, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, और फिर शुरू में मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और रिद्धिमा रुआसी सी हो गई। अच्छा, अब तुम ज़्यादा मत सोचो, 2 दिन बाद की ही तो सगाई है तुम्हारी, और तुमने बताया भी था कि प्रशांत कल अपने मम्मी पापा को भेजने वाला है, पर वह लोग नहीं आए। तो हो सकता है उसके पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी हो। वैसे भी वो लोग अमीर हैं। एक बार तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया था, तो दूसरी बार अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आएंगे भला। जूही की बातों से रिद्धिमा के मन को थोड़ा सा ढांढस मिला, तो वह मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। अच्छा यार, अब मैं भी चलती हूँ, मम्मी घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ यार, ठीक है, तुम जाओ। और जूही अपने घर चली जाती है।
आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है, कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।